नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर यादवेन स्मार्ट क्लासेस पर, जिस पर आप यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा आपको पता है कि हम लोगों ने करंट अफेयर्स की सीरीज चलाई थी, जिसमें हम वीकली करंट अफेयर्स आपको कवर करा रहे हैं, जिसमें से आपको 1 से लेके 6 तारीख तक के आपको करंट अफेयर्स मैं पिछली क्लास में करा चुका हूं। अब बारी है आगे के, यानी 7 से लेकर 14 तारीख तक के करंट अफेयर्स की। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम 7 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक के करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं। उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरीके के आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उससे रिलेटेड स्टैटिक जीके को भी हम कवर करने वाले हैं। बाकी यूपी पुलिस की तैयारी करने के लिए आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है और यूपी जीके और जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, ज्योग्राफी है, आपका हिस्ट्री है, इसके अलावा पॉलिटी, मैथ्स, रीजनिंग की क्लासेस आपको प्रॉपर मिल ही रही हैं। इसके अलावा हमने यूपी जीके की सीरीज चलाई थी, जिसमें आपको आज से और अच्छी क्लासेस मिलने वाली हैं। ठीक है, आपको क्या करना है? सबसे पहले जाके आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को जो भी आपको समझ में आता है, या मान लीजिए जो भी आप टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, उस टॉपिक के वीडियो को देखिए, उस टॉपिक के वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आती हैं उसमें आप हमारे लिए डाउट छोड़ सकते हैं। हम आपको नेक्स्ट क्लासेस में आपके डाउट को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट क्या करने वाले हैं? करंट अफेयर्स को स्टार्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। सबसे पहला करंट अफेयर जो आपको दिखाई दे रहा है, वो है उज्जैन ने भारत की पहली हाइजीनिक फूड स्ट्रीट प्रसादम का अनावरण किया है। किसका अनावरण किया है? प्रसादम नाम का एक क्या कह रहा है, स्ट्रीट यानी फूड स्ट्रीट चलाया है। किसके नाम से? प्रसादम के नाम से। ठीक है, अब ये कहाँ चलाया है? ये आपका उज्जैन में चलाया है, यानी उज्जैन में स्टार्ट हुआ है, लेकिन ये चलाया देश में है, यानी पूरे देश के लिए। या इसका मतलब क्या है? जो प्रसादम, जो आप फोटो में देख ही रहे होंगे, ये प्रसादम फूड स्ट्रीट, इसमें क्या करना है? इसमें आपके जो पारंपरिक भोजन हैं, जिस तरीके, मान लीजिए अभी उज्जैन की बात कर रहे हैं, तो उज्जैन में क्या फेमस है? तो उज्जैन का फेमस फूड, यानी ट्रेडिशनल फूड जो होगा, पारंपरिक भोजन जो होगा, वो वहाँ पर आपको इस प्रसादम के तहत मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही आपका मान लीजिए कहीं और भी अगर ऐसी स्ट्रीट फूड खोले जाएंगे, हाइजीनिक स्ट्रीट फूड, तो वो जहाँ पर जो फेमस है, जो फूड फेमस है, वो इसके अंडर ही मिलेंगे। किसके अंडर? प्रसादम के अंडर। और ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? उज्जैन में हुआ है। यानी अगर आपसे पूछा जाए प्रसादम फूड स्ट्रीट जो स्टार्ट हुआ था, इसका उद्घाटन कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ है? उज्जैन में। ठीक है, और अगर इससे ज़्यादा पूछा जाए कि किस उद्घाटन हुआ, तो उज्जैन में, लेकिन किया किसने है, तो आपके हेल्थ मिनिस्टर हैं। ये आपको पता होगा हेल्थ मिनिस्टर कौन है? वो हैं आपके मनसुख मंडाविया। कौन है? मनसुख मंडाविया। इन्होंने ही क्या किया है? इस प्रसादम नाम की पहल का उद्घाटन किया है। कहाँ पे किया है? उज्जैन में किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट करंट अफेयर्स की। अगला है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया है। उद्घाटन किसने किया, ये आपको पता चला। कहाँ पे हुआ है, ये मैं बता देता हूं। ये आपका हुआ है महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। कौन से नंबर का एडिशन है? 27। तो एडिशन अगर पूछा जाता है तो कौन सा? 27। किसका उद्घाटन किया? राष्ट्रीय युवा महोत्सव, नेशनल यूथ फेस्टिवल। तो आप ये जानते ही हैं कि ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्हें आप जानते होंगे, इनकी जयंती आती है। और वो जयंती कब आती है? वो आती है आपकी 12 जनवरी को। ठीक है, 12 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? नेशनल यूथ डे मनाते हैं। उसके उपलक्ष्य में महाराष्ट्र में एक प्रोग्राम हुआ, जिसका नाम था राष्ट्रीय युवा महोत्सव। कौन से नंबर का? 27। किसने उद्घाटन किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, इससे रिलेटेड, यानी मैं आपको पहले जो मैंने क्लास ली थी, उसमें मैंने बताया था कि 1 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? डीआरडीओ का स्थापना दिवस। क्या मनाते हैं? डीआरडीओ का स्थापना दिवस। इसके अलावा 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस।
इसके अलावा हमने क्या पढ़ा, 12 जनवरी को कौन सा दिवस मना लिया हमने, 12 जनवरी को हमने मनाया नेशनल यूथ डे। किसके जन्मदिन के अवसर पे मनाते हैं, स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के अवसर पर हम क्या मनाते हैं, नेशनल यूथ डे। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। अगला है, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को 5वें कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया। यानी अभी इलेक्शन हुए थे, कहाँ पर, बांग्लादेश में इलेक्शन हुए थे। उस बांग्लादेश के इलेक्शन में कौन फिर से पीएम बनी है, इन्हें आप जानते हो, ये हैं बांग्लादेश की पीएम, जिनका नाम है शेख हसीना। क्या नाम है इनका, शेख हसीना। इन्होंने 5वां कार्यकाल यानी 5वें टाइम फिर से चुनी गई हैं। ये बांग्लादेश की सेकंड टाइम, मतलब जब सेकंड टाइम यानी लेडी जो थी, यानी फर्स्ट लेडी ऐसा कौन है जो फर्स्ट टाइम बनी थी, उसमें से ये कौन सी है, ये सेकंड टाइम बांग्लादेश की कोई महिला पीएम बनी थी। कब, 1995 के आसपास। ठीक है, कब बनी थी, 1995 के पास। इसके बाद में ये 5वें नंबर की यानी 5वां कार्यकाल है इनका, इन्होंने 5 टाइम बांग्लादेश के पीएम के रूप में काम किया है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक रेल लिंक परियोजना जो है पद्म, एक ब्रिज बनाया जिसका नाम था पद्म रेल लिंक ब्रिज, जो कि बांग्लादेश का हाई यानी बांग्लादेश का सबसे लंबा ब्रिज है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, ग्रेवियल अटल। ग्रेवियल अटल फ्रांस के अब तक के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, ग्रेवियल अटल जो हैं ये कहाँ के बने हैं, फ्रांस के बने हैं। इसके अलावा आपको क्या करना है, लिंक करना है। मैं इससे पहले और भी प्रधानमंत्री बता चुका हूं, जब हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था तब हमने एक नाम सुना था, कॉन्गो के, ट्रिक थी कॉन्गो के कैदी। क्या है, कॉन्गो के कैदी। इसका मतलब क्या है, कॉन्गो था, कॉन्गो एक देश है, उसमें आपके राष्ट्रपति चुने गए थे जिनका नाम क्या था, उनका नाम था फेलिक्स त्सिसेकेदी। इसलिए ये आपके ट्रिक है, कॉन्गो के कैदी के नाम से, यानी कॉन्गो गणराज्य के जो पीएम चुने गए थे, या सॉरी राष्ट्रपति चुने गए थे, उनका नाम क्या था, फेलिक्स त्सिसेकेदी। ठीक है, और अभी किसके चुने गए हैं, ग्रेवियल अटल कहाँ के, फ्रांस के चुने गए हैं। और शेख हसीना कहाँ की, बांग्लादेश की। ये आपको तीनों याद रखने हैं। जनवरी में कौन, बांग्लादेश के पीएम चुने गए, कौन, शेख हसीना फिर से बनी, 5वां कार्यकाल है। ग्रेवियल अटल कहाँ के चुने गए, फ्रांस के चुने गए। इसके अलावा कॉन्गो के त्सिसेकेदी। ठीक है, कॉन्गो में कौन, त्सिसेकेदी राष्ट्रपति चुने गए। ये क्या है, ये जनवरी में चुने गए हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है, यानी लिंक करना है। जब भी कभी किसी के पीएम चेंज होते हैं तो आपको ये याद रखना है कि मुझे पहले के पीएम कौन कौन से चेंज हो चुके हैं। मान लिया आज हमने ग्रेवियल अटल पढ़े, ग्रेवियल अटल कहाँ के बने हैं, फ्रांस के बने हैं, तो हमें क्या करना है, लिंक करना है कि इससे पहले और कौन कौन बन चुके, कौन बने हैं, बांग्लादेश की पीएम कौन, शेख हसीना फिर से बनी है, 5वां कार्यकाल है। और इसके अलावा कॉन्गो के जो प्रेसिडेंट है वो चेंज हुए थे, उनका नाम क्या था, त्सिसेकेदी। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। अगला है, नादिया कैल्विनो को यूरोपियन निवेश बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नादिया, इनका नाम, ये फोटो आपको दिखाई दे रहा है, इनका नाम क्या है, नादिया कैल्विनो। ठीक है, ये यूरोपीय बैंक, ये आपकी क्या है, यूरोपीय इन्वेस्टमेंट बैंक। यूरोपीय इन्वेस्टमेंट बैंक की अध्यक्ष कौन बनी है, नादिया कैल्विनो। ये इसकी 8वीं अध्यक्ष हैं, ये इसकी 8वीं अध्यक्ष हैं। इसके अलावा ये पहली महिला अध्यक्ष बनी है। ये इसकी किसकी, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। ठीक है, इसके अलावा और अगर पूछा जाए तो ये स्पेन से पहली बनी है। ठीक है, 8वीं अध्यक्ष यानी यूरोपीय इन्वेस्टमेंट बैंक है। ये बैंक किसका है, आपने सुना होगा ईयू, यूरोपियन यूनियन। यूरोपीय यूनियन का एक बैंक है, जैसे आप देखते हो ब्रिक्स, ब्रिक्स में हम क्या देखते हैं, ग्रुप है ब्रिक्स। इस ब्रिक्स का एक बैंक है जिसका नाम क्या है, ब्रिक्स बैंक।
जिसको हम कहते हैं एनडीवी। ऐसे ही आपका यूरोपियन यूनियन है, जिसमें आपके कितने मेंबर हैं, 27 मेंबर हैं, 27 मेंबर। इसका एक बैंक है जिसका नाम है यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। इसकी अध्यक्ष चुनी गई हैं कौन, नादिया कैल्विनो। ये आपकी यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक की 8वीं है और इस पहली महिला अध्यक्ष हैं, पहली महिला अध्यक्ष। और पहली स्पेन से बनने वाला कोई अध्यक्ष है तो वो कौन है, नादिया कैल्विनो। ठीक है। अगर आपसे इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक का, EIB का हेडक्वार्टर, तो वो कहां पर है, लग्जमबर्ग में। ठीक है। यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है, लग्जमबर्ग में। और यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर पूछा जाए तो कहां पर है, ब्रुसेल्स में। ठीक है, कहां पर है, ब्रुसेल्स में। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट, वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी अपॉइंटेड एज वाइस चीफ ऑफ नेवी, यानी वाइस एडमिरल हैं एक, इनका नाम क्या है, दिनेश त्रिपाठी हैं। इनको नौसेना का उप प्रमुख बनाया गया है। क्या बनाया गया है, वाइस चीफ ऑफ नेवी। इनको वाइस चीफ ऑफ नेवी बनाया गया है। तो चीफ कौन है, यानी वाइस चीफ हैं तो हेड चीफ कौन है, या चीफ ऑफ नेवी कौन है। इनको क्या बनाया गया है, वाइस चीफ। किसे, दिनेश त्रिपाठी को। तो चीफ ऑफ नेवी कौन है, आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो चीफ ऑफ नेवी हैं आर हरि कुमार। आर हरि कुमार। ठीक है। आपसे पूछ लिया जाए चीफ ऑफ आर्मी, और पूछ लिया जाए चीफ ऑफ एयरफोर्स। चीफ ऑफ एयरफोर्स कौन है, यानी इंडियन नेवी चीफ कौन है, आर हरि कुमार। इंडियन आर्मी के जो हेड हैं उनका नाम क्या है, उनका नाम है जनरल मनोज पांडे। क्या नाम है उनका, जनरल मनोज पांडे। और आपसे एयरफोर्स का पूछा जाए तो एयरफोर्स के हैं विवेक राम चौधरी। कौन है, विवेक राम चौधरी। और इन तीनों से ऊपर कौन है, इन तीनों से, यानी नेवी चीफ, आर्मी चीफ और एयरफोर्स के चीफ से भी ऊपर एक पोस्ट है जिसका नाम है CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है, क्या नाम है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। यानी जो आपके ये डिफेंस स्टाफ है, यानी नेवी चीफ, आर्मी चीफ और एयरफोर्स के चीफ, इनसे भी ऊपर एक पोस्ट है जिसका नाम है CDS। और वो CDS कौन है, वो CDS हैं जनरल अनिल चौहान। क्या नाम है, जनरल अनिल चौहान। ठीक। और आपसे पूछा जाए कि पहले CDS कौन थे, यानी पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे, उनका नाम था जनरल बिपिन रावत। ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं, रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी है। ये आपको फोटो दिखाई दे रहा होगा, ये कौन है, इनका नाम है रश्मि शुक्ला। ये कहाँ की बनी है, महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक, यानी DGP। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म इसकी क्या होती है, पुलिस महानिदेशक की। ये DGP बनी है, कहाँ की बनी है, ये बनी है महाराष्ट्र की पहली है। अब पहली के नाम से आता है, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए रेलवे की पहली CEO, पहली महिला CEO, आपसे पूछा जाए रेलवे की पहली महिला CEO कौन थी रेलवे बोर्ड की, तो उनका नाम था जया सिन्हा। ठीक है, उनका नाम क्या था, जया सिन्हा। इसके अलावा आपसे अगर पूछ लिया जाए काजीरंगा नेशनल पार्क,
काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला फील्ड निदेशक, पार्क की पहली महिला फील्ड निदेशक, उनका नाम क्या था? पहली जो महिला फील्ड निदेशक थी उनका नाम था सोनाली घोष। क्या नाम था उनका? सोनाली क्या नाम था? सोनाली घोष। ठीक है, ये आपसे क्या पूछा जा सकता है कि ये तो आपकी पहली महिला डीजीपी हैं। अगर आपसे पूछा जाए भारत की पहली आईपीएस कौन थी, पहली महिला आईपीएस, सब जानते ही होंगे, उनका नाम क्या है? डॉक्टर किरण बेदी। ठीक, नेक्स्ट की बात करते हैं। अगला है विकासशील को एशियाई विकास बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। विकासशील को क्या बनाया गया है? एशियाई यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी का क्या बनाया गया है? कार्यकारी निदेशक बनाया गया है, यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है। अब एडीबी को आप जानते ही होंगे, एक तरीके का क्षेत्रीय बैंक है जिसको 1966 में बनाया गया था। अगर आपसे स्थापना इसकी पूछी जाए, इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी? 1966 के टाइम हुई थी। और जब ये बनाया गया था तब इसके केवल 31 मेंबर थे। ठीक है, इसके कितने मेंबर थे? 31 मेंबर थे। और इसने 1967 से अपना काम करना, यानी कि जो भी काम पूरी तरह से काम करना इसने स्टार्ट किया था। एशिया पैसिफिक जो प्रांत है, यानी जो एशिया पैसिफिक प्रांत है उसमें क्या करना है? आर्थिक और सामाजिक विकास को गति देना। इसका काम क्या है? जो आपका एशिया और पैसिफिक जो आपका रीजन है इसमें इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट को क्या करना है? गति प्रदान करना है, उसका इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट करना है। इसके अगर मुख्यालय की बात की जाए, हेडक्वार्टर की बात की जाए, तो इसका हेडक्वार्टर है आपका मनीला में, जो कि ये पड़ता है कहाँ पर? फिलीपींस में। ठीक है, कहाँ पर है? फिलीपींस में है। इसके अगर मेंबर की बात की जाए तो मेंबर कितने हैं? इसके मेंबर हैं आपके 68। ठीक है, और अगर नए मेंबर की बात की जाए तो नया मेंबर है आपका न्यू। इसका नाम क्या है? न्यू है, जो कि इसका क्या है? 68वां मेंबर है। पहले इसके 67 हुआ करते थे। 2019 में एक और देश जुड़ा जिसका नाम है न्यू, और अब इसके कितने मेंबर हैं? 68 मेंबर हैं, 68 मेंबर है। तो एडीबी है, इसकी स्थापना 1966 में, इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में। इसका जो वर्क है वो एशिया और पैसिफिक में इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट करना है। इसके अलावा इसके मेंबर हैं 68, और इसमें नया जो जुड़ा था उसका नाम था न्यू, जो कि 68वां है। ठीक है, इसके ये कौन बने हैं? ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। और अगर इसके चेयरपर्सन की बात की जाए तो उनका नाम है मसत्सुको असकावा। ठीक है, अगर चेयरपर्सन की बात की जाए यानी हेड की बात की जाए तो क्या नाम है उनका? मसत्सुको असकावा। किसका? एडीबी का। ठीक है, मसत्सुको असकावा। तो आपको समझ में आया विकासशील कौन बने हैं? इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं एडीबी के। एडीबी का हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में, मेंबर 68, स्थापना है 1966 में, और इसके जो हेड हैं वो कौन है? मसत्सुको असकावा। नेक्स्ट की बात करते हैं। अगला है सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट को, ये जो आपको दिख रहा है ये कहाँ का एयरपोर्ट है? ये सिंगापुर का एयरपोर्ट है, और इस एयरपोर्ट का नाम क्या है? चांगी एयरपोर्ट। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि चांगी एयरपोर्ट कहाँ पर है, तो चांगी एयरपोर्ट है आपका कहाँ पर? सिंगापुर में। इसको मिला क्या है? 2023 के लिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है। क्या मिला है? सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है। तो इस किसने दिया है? अगर आपसे पूछा जाए दिया किसने है, तो स्काई ट्रैक्स, ये एक फर्म है जो क्या करती है? वो रिसर्च करती है, जो भी आपके एयर ट्रांसपोर्ट होता है उससे रिलेटेड जो भी रिसर्च है वो कौन करता है? स्काई ट्रैक्स करता है। इसको इसने किसको दिया है? चांगी एयरपोर्ट को दिया है। नंबर 1 आपका एयरपोर्ट कौन सा है? वो आपका सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट है। इसको किसने पीछे छोड़ा है? पहले कौन था? यहाँ पर था हमद। उस एयरपोर्ट का नाम क्या था? हमद एयरपोर्ट, और ये कहाँ पर है? कतर। ठीक है, अगर फर्स्ट वो है
तो ये कहाँ पर है, ये आपका सेकंड पोजीशन पे है। ठीक है, अगर आपसे हमद के पूछे जाए, हमाद एयरपोर्ट कहाँ पर है, कतर में है, और ये पहले फर्स्ट पोजीशन पे हुआ करता था, अब ये सेकंड पोजीशन पर है। यानी फर्स्ट पर कौन है, चांगी एयरपोर्ट, जो कि कहाँ पर है, सिंगापुर में। किसने दिया, स्काईट्रैक्स ने। ये क्या करती है, एयर से रिलेटेड, एयर ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड रिसर्च करती है। नेक्स्ट की बात करते हैं। अच्छा, ये इसको छोड़ देना। अगला है आपका स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में इंदौर और सूरत संयुक्त विजेता बने हैं। इसका मतलब क्या है, यानी ये आपका संयुक्त सर्वेक्षण पुरस्कार है, हर साल दिया जाता है। इसमें बताया जाता है कि कौन सी सिटी सबसे क्लीन है, इसमें बताया जाता है कि कौन सा स्टेट सबसे क्लीन है, इसमें बताया जाता है कि कौन सा कैंट है जो कि सबसे क्लीन है। कौन बताता है, ये एक आपका स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023। इसमें यानी इंदौर जो बना है 7वीं बार सबसे स्वच्छ सिटी बना है। अगर आपसे पूछा जाता है कि स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार में क्लीन सिटी कौन सी है, तो क्लीन सिटी है आपकी इंदौर। ठीक है, और इसके अलावा सूरत को भी संयुक्त रूप से यानी जॉइंटली आपको पुरस्कार दिया गया है। इंदौर जो है वो 7वीं बार, लगातार 7वीं बार क्लीन सिटी का पुरस्कार ग्रहण करता रहा है। इसके अलावा सूरत ने पहली बार ये पुरस्कार जीता है। ठीक है, अब आपसे इंदौर के बारे में नहीं, हो सकता है किसके बारे में पूछा जाए, सूरत के बारे में, क्योंकि इंदौर तो लगातार 7 साल से जीत ही रहा है। अगर पूछा जाएगा तो इंदौर के साथ ऐसा कौन सी सिटी है जिसने संयुक्त रूप से पुरस्कार यानी क्लीन सिटी का पुरस्कार जीता है, वो है आपका सूरत। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए क्लीन स्टेट यानी सबसे स्वच्छ स्टेट, सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा है, तो वो है आपका महाराष्ट्र। ठीक है, वो कौन है, महाराष्ट्र। ये आपका फर्स्ट पर है। अगर सेकंड का भी पूछा जाता है, वो है आपका मध्य प्रदेश, जो पिछली साल जो था पहले पर था, लेकिन अब किस पर है, दूसरे पर है। पहले पर कौन आ गया है, महाराष्ट्र है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे स्वच्छ यानी क्लीन कैपिटल कौन सी है, यानी इंडिया में जितने स्टेट हैं उसमें से ऐसी कौन सी कैपिटल है जो सबसे स्वच्छ है, तो वो स्वच्छ है किसकी, भोपाल की। यानी सॉरी, भोपाल की कैपिटल नहीं, एमपी की कैपिटल कौन सी, भोपाल, जो क्या है, क्लीन कैपिटल है। क्लीन स्टेट की बात की जाए तो महाराष्ट्र है, क्लीन सिटी की बात की जाए तो इंदौर है। लेकिन आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करेंगे कि इंदौर भी आपका एमपी में है, क्लीन स्टेट में आता है तो सेकंड नंबर पे एमपी आता है, क्लीन कैपिटल में आता है तब भी एमपी है। तो एमपी ओवरऑल में एमपी ही सबसे आगे दिख रहा है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए क्लीन गंगा सिटी, यानी गंगा सिटी का मतलब जहां से गंगा नदी निकल के जाती है, वहां उन राज्यों में यानी जिन राज्यों से गंगा नदी निकलती है, जिन सिटी से निकल के जाती है, उस सिटी में सबसे स्वच्छ सिटी कौन सी है, तो क्लीन गंगा सिटी में आपका नाम आता है वाराणसी का। किसका नाम आता है, वाराणसी और प्रयागराज। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। क्लीन सिटी की बात की जाए तो इंदौर है, लेकिन इंदौर के साथ में किसने संयुक्त रूप से क्लीन सिटी का तमगा हासिल किया है, उसका नाम है सूरत। क्लीन स्टेट की बात की जाए तो महाराष्ट्र, क्लीन कैपिटल की बात की जाए तो भोपाल, और क्लीन गंगा सिटी की बात की जाए तो वाराणसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आगे आता है प्रवासी भारतीय दिवस। यानी हमने अभी ये पढ़ा था, सबसे पहले अभी क्या पढ़ा था कि 1 जनवरी को कौन सा दिवस पड़ता है, 1 जनवरी को डीआरडीओ का स्थापना दिवस है। ठीक है, उसके अलावा हमने क्या पढ़ा, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस है। ये मैं लिख देता हूं, 1 जनवरी को डीआरडीओ का स्थापना दिवस, 4 जनवरी को क्या है, वर्ल्ड ब्रेल दिवस, ठीक है।
अब बात करते हैं प्रवासी भारतीय दिवस की। ये कब पड़ता है? ये आपका पड़ता है 9 जनवरी को। कब पड़ता है? 9 जनवरी को, ठीक है। तो प्रवासी भारतीय दिवस 2024 कब मनाया गया? 9 जनवरी को मनाया गया। हर 2 साल में मनाया जाता है। इसके अलावा इसी को क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं NRI डे, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? NRI डे। ये क्या करता है? जो कि आपके कंट्रीब्यूशन है, जो आपके NRI हैं जो बाहर रहते हैं, वो उनका जो कंट्रीब्यूशन है, अचीवमेंट है यानी इंडिया के बाहर, उस चीज को यहाँ पे यानी शो करता है। उस चीज के लिए ये बनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी हिस्ट्री क्या है, मनाया ही क्यों जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जब महात्मा गांधी 1915 में कहाँ से लौटे थे? साउथ अफ्रीका से लौटे थे। कहाँ लौटे थे? भारत में लौटे थे। जिसके बाद में इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट हुआ था। इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल जब से स्टार्ट हुआ, इसी के रूप में इसको मनाया जाता है। क्या? भारतीय प्रवासी यानी प्रवासी भारतीय दिवस 2024 कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए हिंदी दिवस 10 जनवरी को, ठीक है। वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। यानी हिंदी को एक ग्लोबल रूप में, सिग्निफिकेंस के रूप में या ग्लोबल इन्फ्लुएंस के रूप में सामने लाना, वो कब? उसी के रूप में क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड हिंदी डे, ठीक है। कब? 10 जनवरी को। इसके अलावा 12 जनवरी को क्या मनाते हैं? नेशनल यूथ डे, ठीक है। 12 तक के आपके सामने दिख रहे हैं। हमने कितने डे याद कर लिए? 1 जनवरी को DRDO की स्थापना, 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे, 9 जनवरी को क्या है? प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे और 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे, ठीक है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। PM मोदी ने एक पुल ब्रिज बना है, ठीक है। बहुत मत तो ये काम पुराना है, लेकिन हुआ कब है? अभी हुआ है। लेकिन इसका उद्घाटन किसने किया है? PM मोदी ने किया है। कहाँ किया है? मुंबई में किया है। समुद्र पर ब्रिज बनाया है, जो कि क्या है? भारत का सबसे लंबा पुल है, ठीक है। क्या है? भारत का सबसे लंबा पुल है। इसका नाम क्या है? इसको पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से रखा गया है, अटल सेतु, ठीक है। जो आपको दिख रहा है, ये समुद्र के ऊपर बनाया गया ब्रिज है, ठीक। अटल सेतु किसके नाम से? अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से, जो कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। और इसका उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने किया। कहाँ किया? मुंबई में किया। भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है? यही है, जिसकी लंबाई 21.8 किलोमीटर, लगभग 22 किलोमीटर है। ये कहाँ से कहाँ तक है? मुंबई से नवी मुंबई को जोड़ता है, ठीक है। मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ता है। 6 लेन है, यानी अगर पूछा जाए 6 लेन यानी कितना बड़ा है? यानी 6 लेन का आपका ये ब्रिज है। और इस पर जो प्रोजेक्ट पे खर्चा जो हुआ है वो लगभग 18,000 करोड़ का है। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है SSC के एग्जाम में। इतना ही इंपॉर्टेंट है कि भारत का सबसे लंबा सी ब्रिज कौन सा है? अटल सेतु। किसने उद्घाटन किया? PM मोदी ने। और कहाँ बना है? मुंबई पर बना है, ठीक है। जो कि क्या है? लगभग 21.8 किलोमीटर का है। अगला है, DRDO ने भारतीय सेना के लिए असॉल्ट राइफल उग्रम को लॉन्च किया है। आप जानते हैं किसने लॉन्च किया है? DRDO ने, ठीक है। राइफल क्या किया है? असॉल्ट राइफल है। उसका नाम क्या है? उग्रम नाम से इसको लॉन्च किया है। लेकिन यहाँ पर याद करने वाली कोई वैसे खास चीज़ नहीं है। बस इतना है कि DRDO ने एक असम राइफल यानी असॉल्ट राइफल है, उसका उद्घाटन किया या लॉन्च किया है। लेकिन ये DRDO की पुणे बेस्ड सब्सिडरी है, उसने किया है। यानी DRDO की एक पुणे में एक सब्सिडरी है यानी सहायक कंपनी है, उसने इसको बनाया है। उसने इसको बनाया है जिसका नाम क्या है? जिसकी एक लेबोरेटरी है पुणे में, जिसका नाम है आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट। क्या नाम है? आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट।
एंड डेवलपमेंट। इसने बनाया है, क्या बनाया है? उग्रम को बनाया। लेकिन किसके साथ में बनाया? एक प्राइवेट कंपनी है, कहाँ की? एक प्राइवेट कंपनी है हैदराबाद की। कहाँ की? हैदराबाद की एक प्राइवेट कंपनी है जिसका नाम क्या है? द्वीपा आर्मामेंट के नाम से है, द्वीपा आर्मर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। द्वीपा आर्मर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इसके साथ में मिलकर बनाया है। यानी हम क्या कर रहे हैं? हम प्राइवेट कंपनियों को भी क्या दे रहे हैं? मौका दे रहे हैं, प्रोत्साहन दे रहे हैं कि वो आएं और इन चीज़ों पर काम करें। तो किया किसने है? डीआरडीओ ने। किसने किया है? डीआरडीओ के पीए पुणे बेस्ड की एक सब्सिडरी है जिसका नाम क्या है? आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट। किसके साथ मिलके किया है? एक हैदराबाद की कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, जिसका नाम क्या है? दीपा आर्मर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है। इसकी रेंज कितनी है? 500 मीटर की इसकी रेंज है, 4 किलोग्राम से कम इसका वजन है। अगर रेंज की पूछा जाए, 500 मीटर की इसकी क्या है? रेंज है। ठीक है। और 4 किलोग्राम से भी कम इसका वजन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। केरल की महिला ने क्या बनाया है? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। आपसे पूछा जाए कि ये महिला का नाम मैं बताने वाला हूं, इनका नाम क्या है? इनका नाम है सुचेता सतीश। क्या नाम है? सुचेता सतीश। सुचेता सतीश जो हैं, इन्होंने एक प्रोग्राम हुआ क्लाइमेट चेंज को लेकर, जिसके लिए 140 भाषाओं में, कितनी? 140 लैंग्वेज में क्या किया? गाने गाए हैं। ठीक है। 140 भाषाओं में एक संगीत कार्यक्रम था दुबई में, जहां पर प्रोग्राम किया, यानी अपना प्रेजेंटेशन दिया। कितनी भाषाओं में दिया? 140 लैंग्वेज में दिया, 140 भाषाओं में दिया। जिसके बाद इनको क्या? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। इनका नाम किस में आया? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया। इनका नाम क्या है? सुचेता सतीश है। ये कहाँ की हैं? ये केरल की हैं। ठीक है। कहाँ, कैसा प्रोग्राम था? दुबई में क्लाइमेट चेंज के लिए एक प्रोग्राम चल रहा था, जलवायु परिवर्तन के बारे में अवेयर करने के लिए, क्लाइमेट चेंज के बारे में अवेयर करने के लिए यहाँ पर दुबई में प्रोग्राम चल रहा था, जहाँ पर उन्होंने 140 लैंग्वेज में अपना प्रेजेंटेशन दिया, या फिर कह सकते हैं गाने गाए। ठीक है। जिसकी वजह से इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। ठीक है। तो आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। आज आपको पता है कि मैंने जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं वो सारे करा दिए हैं। चाहे आपके केरल से महिला यानी सुचेता सतीश के बारे में बात की जाए, या डीआरडीओ की आर्म्स के बारे में बात की जाए, या भारत के सबसे लंबे सी ब्रिज की बात की जाए, या डेज की बात की जाए, या फिर कोई अवार्ड की बात की जाए, या फिर सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे की बात की जाए, वे एडीबी के बारे में बात हो, या फिर आपकी रश्मि शुक्ला जो कि पहली महिला डीजीपी बनी है, दिनेश त्रिपाठी जो कि आपके नेवी के वाइस चीफ बने हैं, इसके अलावा बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हो, या फिर ग्रेविल अटल हो, सारे क्वेश्चन मैंने आपको समझाए हैं। किस तरीके से इनके स्टैटिक जीके को हमें याद करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो हमें करंट अफेयर्स को भी साथ में लेके चलना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि आप स्टैटिक जीके को भी कवर कर पाओगे। क्योंकि स्टैटिक जीके का पोर्शन बहुत लंबा होता है, बहुत बड़ा होता है, बहुत वाइड सिलेबस होता है, जिसको कवर करने के लिए, जिसको पढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बुक का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन हम बुक के सहारे से अच्छा है कि हम करंट अफेयर्स को पढ़ें, जिससे भारत के बारे में, दुनिया के बारे में, अवार्ड के बारे में, खेल से रिलेटेड दिनों के बारे में, डेज के बारे में, या फिर कोई रिकॉर्ड बना है, चाहे वो केरल में आपके वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात की जाए, सारी चीज़ों से अवेयर होंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा जो चीज़ स्टैटिक जीके की है, इनसे रिलेट करके हम उस स्टैटिक जीके को भी पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो हमें आसानी होगी। क्योंकि सिलेबस को कवर करने के लिए हमें क्या करना होगा? कुछ तरीके अपनाने होंगे कि जैसे करंट आपको ज्योग्राफी भी पढ़ाता है, करंट आपको हिस्ट्री से भी रिलेट करता है। जैसे आपको मैंने क्या बताया? आपको मैंने बताया कि महात्मा गांधी 1915 में साउथ अफ्रीका से लौटे, कहाँ? भारत में लौटे थे। उसके बाद में इंडियाज स्ट्रगल जो हुआ था, फ्रीडम का स्ट्रगल हुआ था, उसके लिए उन्होंने लीडरशिप उन्होंने ली थी। तो वो सारी चीज़ें, ये क्या है? ये है आपका पार्ट किसका? हमने पढ़ा करंट में, लेकिन है किसका? हिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है। और इसके अलावा स्टैटिक जी के मैंने, अगर एडीबी हमारा न्यूज़ में आया तो मैंने एडीबी के बारे में भी बताया।
ठीक है, एडीबी को समझा। इसके अलावा यानी आप स्टैटिक जीके को इसी तरीके से कवर कर सकते हो। ये चीज़ें बार बार आती हैं। मान लीजिए अभी हम इन्हीं के बारे में बात करते हैं, आर्मी चीफ के बारे में। तो आर्मी चीफ हो गए, आर्मी डे हो गया। तो आर्मी डे कब मनाया जाएगा? वो आपका 15 जनवरी को होगा ही, मन ही चुका है वैसे तो ये सारी चीज़ें हमें कैसे याद होंगी? हमें डेज भी याद हो जाएंगे, हमें स्टैटिक जीके वही हो जाएगा। तो कवर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई करनी पड़ेगी, करंट को पढ़ना पड़ेगा, और खुद से भी हमें प्रयास करना पड़ेगा कि कुछ क्वेश्चंस आपके जो प्रैक्टिस सेट लगाते हो उनमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलते हैं कि हम इनसे मतलब इनमें जो हमारे नोट्स बने हैं इसमें वो चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो हम उनको उसमें ऐड कर सकते हैं अपने नोट में। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हम अगले कंटेंट यानी अगले करंट अफेयर्स की बात करेंगे। इस वीक का जो अभी चल रहा है, 15 तारीख के बाद का एक हफ्ते का जो वीक होगा, हम वीकली करंट अफेयर्स आपको कवर कराएंगे। ठीक है, 2 हफ्ते मैंने करा दिए, अब आगे का तीसरा हफ्ता फिर आएगा, उसमें मैं आपको वीकली करंट अफेयर्स फिर से कराऊंगा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।